चालू है ना सर। हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आपके 11th की केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। मैं आपको बता दूं, आपके नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 2 क्वेश्चन की होती है। यानी कि ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, तो टोटल आपको 8 मार्क्स दे के जाएगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 2 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। ऐसा आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। इस क्लास को प्रॉपरली अटेंड करना है। इवन तो ये चैप्टर जब तक चलेगा, जितने भी लेक्चर्स लगेंगे 3 या 4 या 5, जितने भी लेक्चर्स लगेंगे आप लोगों को प्रॉपरली इन सारे लेक्चर्स को अटेंड करना है, क्योंकि आप लोगों को 2 मार्क्स इंश्योर करना है। सॉरी, 2 क्वेश्चन आप लोगों को इंश्योर करना है, यानी कि 8 मार्क्स आप लोगों को इंश्योर करना है। ठीक है ना। तो आज के चैप्टर में हम लोग, यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर में हम लोग पहले लेक्चर में बात करेंगे कि किस तरह से हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी को डील करते हैं। यानी कि भाई हमें अगर इस चैप्टर को डील करना है ना, तो पहले हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा सब एटॉमिक पार्टिकल्स को किस तरह से डिस्कवर किया गया था। एटम होता है, एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। बोले तो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एटम में, तो उनको किस तरह से डिस्कवर किया गया था, इस पे हम लोगों की डिटेल में चर्चा रहेगी। यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग इसी पे फोकस करने वाले हैं। ठीक है ना। चलिए एक बात बताऊं, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं, पहले तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ ताकि कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करते जाओ और लेक्चर को प्रॉपरली अटेंड कीजिएगा। ये आज आप लोगों के केमिस्ट्री के लेक्चर की शुरुआत है। ठीक है ना, आपके केमिस्ट्री के लेक्चर की शुरुआत है, इसीलिए आप लोग पहले ही दिन से अपने जोश और जज्बा को बनाइए और बरकरार रखिए जब तक केमिस्ट्री आपकी खत्म नहीं हो जाती है। ठीक है, तो पेन और कॉपी लेकर डट जाइए। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में फर्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, जब हम सब एटॉमिक पार्टिकल के डिस्कवरी की बात करते हैं, वैसे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इनकी डिस्कवरी कैसे की गई, इनकी खोज कैसे की गई, जब हम इसकी बात करते हैं तो इसके लिए प्रयोग किया गया जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया जिसका नाम है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट नाम है। और एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था, ये थॉमसन के द्वारा किया गया था। जे थॉमसन के द्वारा ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो पहले बात होती है जे थॉमसन के द्वारा डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। इसकी बात होती है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, या सीधे सीधे बोल सकते हो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सीधे बोलो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कैथोड रे जो होती है ना, इलेक्ट्रॉनों से बनी होती है ना। अच्छा, पहले हम बात कर लेते हैं जे थॉमसन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था डिस्चार्ज ट्यूब में, वो किस तरह से था, उसमें क्या क्या लगे थे, मतलब कौन कौन से उसमें क्या क्या उसमें ट्यूब क्या था, उसमें अगर हम बात करें उसमें करंट कितना प्रवाहित किया गया था, और उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया गया था। तो इसकी अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, डिस्चार्ज ट्यूब में भरा गया था हाइड्रोजन गैस को। कौन सी गैस को भरा गया था, हाइड्रोजन गैस को भरा गया था। और उस डिस्चार्ज ट्यूब में दो प्लेट थी, एक थी नेगेटिव प्लेट और एक थी पॉजिटिव प्लेट। नेगेटिव प्लेट को बोला जाता है कैथोड और पॉजिटिव प्लेट को बोला जाता है एनोड। ठीक है, नेगेटिव प्लेट को बोला जाता है कैथोड और पॉजिटिव प्लेट को बोला जाता है एनोड। ये डिस्चार्ज ट्यूब में 2 प्लेटें थी। ठीक है, और इनको कनेक्ट किया गया वायर के थ्रू, और वायर में प्रवाहित किया गया, वायर में 10,000 वोल्ट की धारा को, यानी कि करंट को प्रवाहित किया जाता है इसमें। यानी कि 10,000 वोल्ट के करंट को जब इसमें प्रवाहित किया जाता है, तो एक बात सुनिएगा, जैसे ही इसमें 10,000 वोल्ट के करंट को प्रवाहित किया जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस 2 पार्ट में स्प्लिट कर जाएगी। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक तो उसके नेगेटिव वाली किरण बन जाएंगी, नेगेटिव वाली रेज बन जाएंगी, और एक पॉजिटिव वाली किरणें बन जाती हैं, पॉजिटिव वाली रेज बन जाती हैं। ठीक है, नेगेटिव वाली रेज जो कि कैथोड से एनोड की ओर जाएंगी, उनको हम बोलेंगे कैथोड रेज, और पॉजिटिव वाली रेज एनोड से कैथोड की तरफ जाएंगी, उसको हम बोलेंगे एनोड रेज। कहानी कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ये पूरा फिगर बना है। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन करना है डायरेक्ट, तो क्लास में नोट डाउन किया करो पॉज कर करके। ठीक है,
ओके, आगे मूव करते हैं। अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, या सीधे सीधे बात करो हम लोग कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करने जा रहे हैं, या डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जे थॉमसन साहब ही प्रयोग करते हैं। जे थॉमसन साहब ने ही जो डिस्चार्ज ट्यूब प्रयोग किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो जे थॉमसन के द्वारा ही दिया गया था। चाहे वो आप कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए बात करो, चाहे एनोड रे एक्सपेरिमेंट के लिए बात करो, लेकिन वो दिया किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। ठीक है, अच्छा, उसी डिस्चार्ज ट्यूब में हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। तो जे थॉमसन साहब ने जब एक्सपेरिमेंट किया था तो उन्होंने पाया कि ये जो कैथोड किरण निकल रही है, कैथोड की तरफ से एनोड की तरफ जा रही है, ये नेगेटिवली चार्ज होती है। कैसी होती हैं? नेगेटिवली चार्ज होती हैं। और क्या कहा इन्होंने कहा कि दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। बोले तो भाई ये सीधी रेखा में जाएंगी। कैसी जाएंगी? सीधी रेखा में जाएंगी, जब तक इनके आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया जाएगा, ये सीधी रेखा में ही जाएंगी। मतलब कहना क्या चाहता है भाई? ये सीधी रेखा में ऐसे कैथोड से एनोड की ओर जा रही हैं कैथोड किरणें। और बात क्या है? और बात यह है कि दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। मतलब कहना यह चाहता है कि भाई साहब, ये जो किरणें चल रही हैं, ये जो रेज चल रही हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। किससे बनी है? ये छोटे छोटे पार्टिकल से हैं। और इन पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, मतलब इन पे ऋणावेश है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? भाई पार्टिकल्स तो हैं, जो रेज जा रही है कैथोड वाली, वो रेज स्मॉल पार्टिकल से बने हैं, और वो जो पार्टिकल्स है ना, नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। ठीक है, यही बातें कर रहा है। आगे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि व्हेन, ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, अगर ये किसी हैवी मेटल से स्ट्राइक कर जाएं, किसी हैवी मेटल से यानी कि भारी भरकम धातु से टकरा जाएं, तो ये यक्स रेज को उत्पन्न करती हैं। किसको प्रोड्यूस करेंगी? यक्स रेज को प्रोड्यूस करती हैं। माना कि जैसे हम बात करें, ये नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स जा रहे हैं, अगर यहां पे मैं मेटल लगा दूं, भारी भरकम कोई मेटल, हैवी मेटल में लगा दूं, तो उस मेटल से जब ये टकराएंगे तो एक्स रेज को प्रोड्यूस करेंगी। किसको प्रोड्यूस करेंगी? एक्स रेज को प्रोड्यूस करती हैं। आगे कहानी में कह रहा है कि जब आप बात करोगे कैथोड रेज की, तो दे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज्ड, नेगेटिवली फील्ड यानी कि नेगेटिव फील्ड। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रिक, सॉरी मैं नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं यार, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। किधर ये डिफ्लेक्ट होती हैं? पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती है। भाई साहब, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होंगी कि नहीं होंगी? अगर कोई पॉजिटिव फील्ड कर दिया जाए, जैसे बात कर लो मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाए या कोई पॉजिटिव प्लेट लगा दिया जाए, तो उधर को डिफ्लेक्ट हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये कहानी है किसकी? ये कहानी है कैथोड रेज की। किसकी कहानी है? कैथोड रेज की है। आगे जब हम, ये तो कहानी रही कैथोड रेज की, जो कैथोड रेज निकली हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन गैस से डिस्चार्ज ट्यूब में जब हम 10,000 वोल्ट के करंट को प्रवाहित किए, तो उससे जो नेगेटिवली चार्ज्ड रेज निकली यानी कि कैथोड रेज निकली, उसके बारे में ये कहानी लिखी गई है। ठीक है, ये तो कहानी सभी को पता होती है। अगर नहीं पता है तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट डाउन कीजिए। ठीक है, जल्दी कीजिए। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ चलते हैं। जब हम नेक्स्ट पे मूव करेंगे, कह रहा है कि जे थॉमसन ने, ये जो जे थॉमसन ने प्रयोग किया था, इन्होंने ही इस नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल का चार्ज अपान में मास रेशियो निकाला था, यानी कि आवेश बटे द्रव्यमान अनुपात निकाला था। चार्ज अपान में द्रव्यमान, बोले तो मास रेशियो इन्होंने निकाला था। ठीक है, क्या निकाला था? चार्ज अपान में मास रेशियो निकाला था। ध्यान दीजिएगा, जब हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज अपान मास रेशियो की बात करते हैं, तो इसकी वैल्यू होती है 1.75 इंटू 10 टू द पावर
11 कूलाम पर केजी। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। E/m रेशियो होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, किसने प्रेडिक्ट किया था इसको? जे थॉमसन। किसने प्रेडिक्ट किया था इसको? जे थॉमसन साहब ने इसको प्रेडिक्ट किया था E/m रेशियो। ठीक है, अच्छा कहानी ये होती है कि भाई साहब कैथोड रेज तो निकल रही है हाइड्रोजन गैस से। किससे निकल रही हैं? हाइड्रोजन गैस से डिस्चार्ज ट्यूब में। पर अगर हम कोई और गैस वहां पे हाइड्रोजन के जगह पे डिस्चार्ज ट्यूब में कोई और गैस ला दें तो क्या उनसे कैथोड रेज निकलेंगी? अगर निकलेंगी तो क्या उनका E/m रेशियो जो हाइड्रोजन का था 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, क्या उतना ही आएगा? हाँ भाई, उतना ही आएगा। चाहे तुम कोई सी भी गैस प्रयोग कर लो, डिस्चार्ज ट्यूब में तुम कोई सी भी गैस ले लो, उसका E/m रेशियो जो होता है ना कांस्टेंट ही रहेगा ऑलवेज। E/m रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक, अब कहानी ये आती है कि अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये कांस्टेंट है, गैसों के चेंज करने पर, गैसेस के चेंज करने पर E/m रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि कैथोड रे जैसे पहले थी वैसे अब भी है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हैं। फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है किसी भी पदार्थ की, इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है। तो ये कहानी समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? भाई सब एक बात बताओ मुझे, अगर कोई चीज, जब तुम मान लो कि अगर कैथोड किरण निकल रही है, अगर तुमने गैसों का प्रयोग मतलब बदल बदल के प्रयोग किया, जब आपने गैसों को बदल बदल के प्रयोग कर रहे हो और जो वैल्यू आ रही है E/m की वो कांस्टेंट हो रही है, चाहे कोई सी भी गैस ला दो, तो क्या तुम कैथोड रेज को या फिर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल को या फिर जिसको इलेक्ट्रॉन बोलते हो उसको आप फंडामेंटल प्रॉपर्टी बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? बोल सकते हो भाई साहब। सभी मटेरियल में, सभी तरह की गैसों में इलेक्ट्रॉन ही फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि इसका E/m रेशियो कांस्टेंट है। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मैं पहले से ही लिख दिया हूं, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा टाइम ना लगे, अच्छे से समझ में भी आ जाए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट, अच्छा कहानी ये आती है कि आपने इलेक्ट्रॉन की खोज तो कर ली, माना कि जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर तो लिया, उन्होंने E/m रेशियो भी बता दिया। ठीक है, E/m रेशियो बता दिया, परंतु उस पे चार्ज कितना होता है, उस पे मास कितना होता है, इसको बताते हैं मिलिकन्स। कौन बताते हैं? मिलिकन साहब बताते हैं। वो बताते हैं कि अगर आप बात करोगे किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, या तुम बोल दो किसी भी नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल पे, उसका आवेश कितना होगा, उसका मास कितना होगा। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन का आवेश बोले तो चार्ज कितना होगा, उसका मास कितना होगा, ये बात बताते हैं कौन? मिलिकन साहब बताते हैं। वो कहते हैं कि जब आपने E/m रेशियो निकाल दिया है जे थॉमसन से, कहते हैं कि आपने E/m रेशियो जो निकाला है वो तो आया है आपका, कितना आया है भाई? वो तो आया है आपका 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, ये आ रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि इसी से मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, वो भी नेगेटिव का। कैसा? नेगेटिव का। ठीक है, यानी कि मिल्कन साहब ने जे थॉमसन से कहा कि आपने E/m रेशियो इतना दे दिया। हाँ भाई दे दिया, लेकिन मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे मास कितना होता है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है माइनस का 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और जब ये मास की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास की बात करते हैं, तो ये बताते हैं इलेक्ट्रॉन का मास हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, -31
kg, जो कि हम लोग लगभग अगर इसको मान के चलते हैं तो 0 होता है। कितना होता है? हम लोग लगभग इसको मान के चलते हैं तो ये 0 होता है। ठीक है, ये बात बताई थी मिल्कन साहब ने, वो भी अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में। उन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था तब ये बता पाए थे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ठीक है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट नहीं पढ़ना होता है, बस उन्होंने क्या क्या प्रेडिक्शन दिया था इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू, उसको हम लोगों को जानना रहता है। ठीक है ना, उन्होंने बता दिया कि चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे 6.02 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, वो भी नेगेटिव होता है। और जब हम बात करते हैं इसके मास के इलेक्ट्रॉन की, तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ओके, अगर ये कहानी आप लोगों को क्लियर है तो स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट डाउन कीजिए ताकि मैं आगे बढ़ चलूं। ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे अगर हम मूव करें, ध्यान दीजिएगा, कहानी है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, या जिसको आप बोलते हो एनोड रे एक्सपेरिमेंट। किसकी बात करते हो? एनोड रे एक्सपेरिमेंट की बात करते हो। डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, डिस्कवरी ऑफ एनोड रे, या सीधे सीधे बात कर दो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। किसकी बात करने जा रहे हैं हम लोग? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की बात करने जा रहे हैं। ठीक है, जब हम इसकी चर्चा करते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की हम लोग चर्चा करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप लोगों को प्रीवियस स्लाइड में ले जाता हूं जहां पे मैंने फिगर बनाया था। ध्यान दीजिएगा, ये फिगर आप लोगों को विजुअल है क्या? यहां से आप लोगों को कुछ आइडिया लग रहा है? जो इलेक्ट्रॉन था, बोले तो कैथोड रे, कैथोड प्लेट से आ रही है एनोड की तरफ, इसलिए कैथोड रे बोला जाता था। और जो प्रोटॉन बच रहा है हाइड्रोजन में, H+ प्रोटॉन बच रहा है, वो एनोड की तरफ से कैथोड की तरफ आ रहा है और पॉजिटिव चार्ज है। एनोड की तरफ से देखो, इधर डायरेक्शन है कि नहीं, ऐसे डायरेक्शन है कि नहीं है, यानी कि एनोड से कैथोड की ओर जा रहा है, इसीलिए इसका नाम रखा जाता है एनोड रे। क्या नाम रखा जाता है? एनोड रे रखा जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी बात करेंगे तो कह रहा है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, या सीधे सीधे बोलो डिस्कवरी ऑफ एनोड। तो ये दिया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, मतलब ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था डिस्चार्ज ट्यूब में। क्या करने के लिए? डिस्चार्ज ट्यूब तो बनाए थे जे थॉमसन साहब, लेकिन उसी डिस्चार्ज ट्यूब में ही प्रोटॉन की खोज की जाती है, प्रोटॉन की डिस्कवरी की जाती है, यानी कि एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। और एनोड रे एक्सपेरिमेंट करते हैं गोल्डस्टीन। कौन करते हैं? गोल्डस्टीन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि एनोड रेज जो होती है ना, पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। कैसी होती हैं एनोड रेज? पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। ठीक है ना, एनोड रेज कैसी होती हैं? पॉजिटिवली चार्ज्ड होती हैं। और ध्यान दीजिएगा, और इन्होंने बताया कि ये डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव प्लेट। नो 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 नो, यहां मैंने पॉजिटिव बोल के लिख दिया था, नेगेटिव प्लेट। किधर? नेगेटिव प्लेट की तरफ ये डिफ्लेक्ट होती हैं। किधर डिफ्लेक्ट होती है एनोड रेज? नेगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है, यहां तक अगर आपको कहानी क्लियर है तो मैं आगे मूव करता हूं। आगे कह रहे हैं कि अगर हम E/M रेशियो की बात करें, किसकी बात करें? E/M रेशियो की बात करते हैं। किसके E/M रेशियो की बात कर रहे हैं? एनोड रे के, यानी कि प्रोटॉन के E/M रेशियो की बात कर रहे हैं, चार्ज अपान में मास रेशियो की बात कर रहे हैं। तो ये बहुत हाई आता है, ये रेशियो जो होता है ना बहुत हाई आता है। और ये भी अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग वैल्यू आती है। अलग अलग गैसेस के लिए E/M की वैल्यू जो होती है, E/M रेशियो अलग अलग आता है। कहानी कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग E/M रेशियो आता है। अब सोचोगे आप लोग कि भाई साहब, जब हम बात कर रहे थे कैथोड रेज की, कैथोड रेज में तो E/M रेशियो तो कांस्टेंट था, इलेक्ट्रॉन के लिए E/M रेशियो कांस्टेंट था, चाहे कोई सी भी गैस का हम प्रयोग करें। लेकिन जब तुम बात करोगे एनोड रे की, यानी कि प्रोटॉन की बात करोगे, तो इसका E/M रेशियो डिफरेंट होता है अलग अलग गैसों के लिए। कहानी कुछ समझ आ रही है ना? हाँ देखो, इन डिफरेंट गैसेज E/M रेशियो आर डिफरेंट। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? अच्छी बात है, समझ रहे हो तो। अब कहानी है कि अगर हम डिफरेंट गैसेस का प्रयोग कर रहे हैं तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो भी डिफरेंट रहेगा।
तभी तो ई अपान एम रेशियो, चार्ज अपान एम रेशियो डिफरेंट हो पाएगा, है ना। कहानी आगे क्या कहता है कि इन द केस ऑफ हाइड्रोजन गैस, इन द केस ऑफ हाइड्रोजन गैस ही प्रोटॉन कांस्टेंट रहता है, मतलब प्रोटॉन का ई अपान एम रेशियो कांस्टेंट रहता है, बाकी और गैसेस के लिए ऐसा नहीं होता है। मतलब अगर तुम्हें एनोड रे देखना है, एनोड रेस को देखना है, तो आपको अगर ई अपान एम रेशियो देखना है तो आप किसमें देखोगे, हाइड्रोजन गैस में। और एक बात, सिर्फ हाइड्रोजन गैस के प्रयोग से ही आप लोग बता पाओगे ये प्रोटॉन है। क्या है ये, प्रोटॉन है। बाकी और गैसों के प्रयोग करोगे तो आप प्रोटॉन को प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका ई अपान एम रेशियो अलग अलग आ रहा है, अलग अलग गैसों का चार्ज अलग अलग होता है, इसीलिए आप लोग प्रोटॉन नहीं बोल सकते हो सभी गैसेज के केस में। सभी गैसेज के केस में एनोड रेज को आप प्रोटॉन नहीं बोल पाओगे, सिर्फ हाइड्रोजन गैस के केस में आप एनोड रेज को प्रोटॉन बोल पाओगे। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? ये कहानी आप लोगों को नोट डाउन करनी है या फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको उचित लगे, ठीक है। तो मैं आगे मूव कर जाता हूं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन की। किसकी बात करते हैं, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं। जब हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, गोल्ड, देखो ज्यादातर प्रेडिक्शन जो है प्रोटॉन के केस में, ज्यादातर प्रेडिक्शन तो दिया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा, पर इनको क्रेडिट क्यों नहीं जाता प्रोटॉन की खोज के लिए, प्रोटॉन की डिस्कवरी के लिए? क्योंकि इन्होंने भी बोल दिया था कि प्रोटॉन उस एटम के पूरे स्फीयर में फैला रहता है, जिस तरह से बोलते हैं जे थॉमसन, ठीक है। इसीलिए इनको क्रेडिट नहीं मिलता है, मिलता है रदरफोर्ड को। हालांकि अभी हम बात कर लेते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन की। जब हम चार्ज ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, ये भी होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, परंतु ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। जब आप आगे बात करोगे, आप मास ऑफ प्रोटॉन की बात करोगे, प्रोटॉन पे कितना मास होता है, आप मास की बात करोगे तो इसका मास होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? इसका होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg मास होता है किसका, प्रोटॉन का। याद रहेगा? हाँ याद रहेगा। हाँ एक बात और याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम बात करते हैं मास ऑफ प्रोटॉन की, किसकी बात करते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन की। अच्छा, आपने जब पढ़ा था मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसमें तो आपने कहा कि ये लगभग नेग्लिजिबल होता है। होता कितना है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, लगभग, जिसको हम नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। परंतु जब हम प्रोटॉन की बात करते हैं तो उसका मास आता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 गुना ज्यादा होता है। 1837 गुना ज्यादा होता है। समझ पा रहे हो ना? हाँ, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट डाउन कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। इस पे अभी नहीं लिखूंगा, अगली स्लाइड पे है। नोट डाउन कीजिए फटाफट या स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एटम में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स किस पोजीशन में रहते? बोले तो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की पोजीशन कहां होती है एटम्स में, है ना। इसकी जब हम चर्चा करेंगे तो पहला एक्सपेरिमेंट किया जाता है, मतलब पहली प्रेडिक्शन दी जाती है, एक्सपेरिमेंट नहीं, पहली प्रेडिक्शन दी जाती है जे थॉमसन के द्वारा। ये इनकी कथनी है। क्या है? कथनी। वो बोलते हैं कि भाई साहब, मतलब एक प्रेडिक्शन है इनका, कथनी बोल सकते हो, कथन। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ, जे थॉमसन का एक प्रेडिक्शन है इसके लिए कि पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे होंगे किसी एटम में। उन्होंने प्लम पडिंग मॉडल दिया था। क्या दिया था? प्लम पडिंग मॉडल। प्लम पडिंग मॉडल का मतलब होता है कि जिस तरह से तरबूज में, मान लो कि तरबूज का जो रेड वाला भाग होता है वो खाने योग्य भाग हो गया, उसको आप पॉजिटिव मान लो। तरबूज के अंदर जो रेड वाला भाग होता है, खाने वाला गूदा जो होता है, उसको आप बोल दो पॉजिटिव चार्ज, यानी कि प्रोटॉन बोल दो। और उसमें जो ब्लैक ब्लैक बीज धसे होते हैं उसको आप बोल दो इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है वो? इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्लम पडिंग मॉडल में यही कहा गया। मतलब कहानी क्या बनती है इससे?
कहानी ये बनती है कि भाई साहब अगर एटम्स की बात कर रहे हो तो एटम्स जो होता है पॉजिटिव चार्ज का एक स्फीयर है। पॉजिटिव चार्ज का क्या है? स्फीयर है। बोले तो तरबूज में जिस तरह से उसमें गूदा भरा रहता है रेड वाला, वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यानी कि पूरा स्फीयर वही बना रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। और कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो उन पॉजिटिव चार्ज में ऐसे धसे रहते हैं। पॉजिटिव चार्ज में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स धसे रहते हैं। जिस तरह से तरबूज के गूदे में बीज धसे रहते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, किसमें धसे होते हैं? पॉजिटिव चार्ज में धसे होते हैं। ठीक है, आगे कहानी है कि एटम इज अ इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज। ये क्या बात हो गई भाई? मान लो पूरा गूदा जो तरबूज का है वो फल हो गया, गूदा हो गया। अब ऐसा थोड़े ना है कि पूरा तरबूज जो है बीज का है, ऐसा थोड़े ना है कि तरबूज पूरा बीज का है। मतलब इनका कहना यह है कि पूरा जो एटम है वो नेगेटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स का है। तो ये कहां की बात हो गई भाई? इसको कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा ना, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, जे थॉमसन ने प्रेडिक्ट किया था, जे थॉमसन ने ही इसको प्रेडिक्ट किया था, और जे थॉमसन की ही एक कथनी है कि एटम इज इलेक्ट्रिकली नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जे थॉमसन ने ही इसको प्रेडिक्ट किया था, पर यह कथन कंप्लीटली रॉन्ग है, पूरी तरह से गलत है। तो भाई सही क्या है? सही भी तो बताओ, सही क्या है इसमें? अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो, नोट डाउन करो तो मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ओके, ले लिए? ओके, चलिए, जब हम आगे बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसकी हम लोग बात करेंगे, रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ध्यान दीजिएगा कहानी क्या बनती है। इन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को लिया, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने एक रेडियो एक्टिव मटेरियल को लिया, पदार्थ को लिया, सब्सटेंस को लिया, जिससे किरणें निकलती हैं, अल्फा किरणें, गामा किरणें, बीटा किरणें। ठीक है, तो हम लोग को सिर्फ देखना है अल्फा रेज को। किसको देखना है? अल्फा रेज या अल्फा पार्टिकल्स को ही हम लोगों को देखना है। ठीक, इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया था कि एक सोने की पतली पन्नी लाए थे, गोल्ड थिन फॉइल लाए थे। ठीक है, जिसकी थिकनेस थी लगभग 0.3 नैनोमीटर। अगर हम इसके थिकनेस की बात करें तो 0.3 नैनोमीटर का था। ठीक है, ये गोल्ड फॉइल है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये गोल्ड फाइल है, मान लो मैं इसके सिर्फ एटम्स को दिखा रहा हूं, गोल्ड फाइल में मैं किसी एक एटम्स की बात करता हूं। ठीक, मतलब एक एटम की बात कर रहा हूं, इतना बड़ा बना के। ठीक है, ये गोल्ड फाइल है, इसके मैं एक एटम की बात करता हूं। ठीक है, और यहां बीच में कहीं पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इसके स्फीयर्स ऑर्बिटल से हैं, इसके ऑर्बिटल से हैं जहां पे नेगेटिव चार्ज है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अल्फा पार्टिकल होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इससे निकलते हैं, मान लो अगर यहां से गए तो सीधे चले गए, यहां से गए तब भी सीधे चले गए, अगर न्यूक्लियस के करीब जाएंगे तो कुछ हद तक डिफ्लेक्ट हो जाएंगे, न्यूक्लियस के करीब हो जाएंगे तो कुछ हद तक डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। परंतु अच्छा, यहां से भी निकाल देता हूं, इसे सीधे चले गए, यहां से भी निकाल देता हूं, इसे सीधे चले गए। जब ये न्यूक्लियस के बीच से जाना चाहा तो जैसे गया था वैसे वापस आ गया। कह दो क्यों? इसका कारण क्या बना होगा कि अधिकतर पार्टिकल तो पास कर जा रहे हैं विदाउट डिफ्लेक्शन, या कुछ डिफ्लेक्शन के थ्रू भी पास कर जा रहे हैं, बट कुछ एकाध पार्टिकल्स काहे लिए सीधी रेखा में वापस लौट रहे हैं। यह कहानी बनती है। कारण यह है, रीजन इसके पीछे क्या है कि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है। अगर ये डिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं कहीं से और सीधी रेखा में वापस भी आ रहे हैं
तो इसका मतलब ये जो चार्ज है, ऐसा ही चार्ज कहीं बीच में है और बीच से ही ये रे जो है ना, ये जो रे है ये वापस आ रही है। ये अल्फा पार्टिकल बीच से ही वापस आ रहे हैं, या बीच के थोड़ा किनारे से, बीच से थोड़ा सा हट के अगर जा रहे हैं तो डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ही इनमें रिपल्सन हुआ है, और रिपल्सन के थ्रू ये वापस आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका मतलब यह हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस की खोज की। अगर हम बात करें रदरफोर्ड की, तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी हो गया, न्यूक्लियस डिस्कवर हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, और ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस में ही पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में ही पॉजिटिव चार्ज है, ये बात जान लीजिएगा। यानी कि सीधे सीधे बोलो कि प्रोटॉन present at center of atom, प्रोटॉन्स कहां पे प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ एटम से प्रेजेंट है। अच्छा, ये जो कहानी हुई थी ना, अगर हम बात करें कि जो किरण वापस आ रही है, जो रे वापस आ रही है, ये 20,000 में से 20,000 रेज में से ओनली वन रे वापस आ रही, सिर्फ एक रे ही वापस आ पा रही है। ठीक है ना। यानी कि भाई साहब मैक्सिमम जो एटम में स्थान है, जो जगह है ना, वो तो डेंस नहीं है। ठीक है, वो डेंस नहीं है, थोड़ी सी जगह डेंस है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए थोड़ी सी संभावना बन पाती है कि अल्फा पार्टिकल वापस लौट पाए। समझ पा रहे हो ना। ये कहानी आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। यानी कि डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बोले तो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, इसीलिए क्रेडिट जाता है रदरफोर्ड को। किसको क्रेडिट जाता है, रदरफोर्ड को क्रेडिट जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट लो, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कीजिए, मैं आगे मूव करता हूं। अच्छा, एक मिनट, थोड़ा सा छोटा करता हूं। दिख रहा है आप लोगों को, वहां नहीं दिख रहा था ना, दिख रहा होगा, चेक कर लेता हूं, हो सकता है हाँ दिखाई दे रहा है, प्रॉपर विजिबल तो है आप लोगों को। ठीक है, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया होगा, मैं आशा करता हूं। ठीक है, मैंने आप लोगों को कितनी स्लाइड पढ़ा दिया, मतलब क्या क्या पढ़ाया, एक बार शुरू से बताता हूं। आप लोगों को मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स के डिस्कवरी की बात की थी, जिसमें मैंने डिस्चार्ज ट्यूब लिया, डिस्चार्ज ट्यूब में ही इलेक्ट्रॉन्स की खोज की गई, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स की भी खोज की गई थी। पहले हम बात करेंगे कैथोड रेज की। जब हम कैथोड रेज की बात करते हैं तो दिया गया किसके द्वारा, थॉमसन के द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। जे थॉमसन ने इतना प्रेडिक्शन दे दिया था। फिर इसके बाद आते हैं मिल्कन साइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट लेके, जिसमें वो बताते हैं चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन का और मास कितना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, एनोड रे एक्सपेरिमेंट की, तो इसको देते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट की। तो इसको मतलब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं गोल्डस्टीन साहब। गोल्डस्टीन साहब ही प्रोटॉन की खोज के लिए मतलब शुरुआत किए थे, और उन्होंने सारी प्रेडिक्शन दी थी। डिस्चार्ज ट्यूब में ही ये सारे प्रयोग किए गए थे। ठीक है, और गोल्डस्टीन ने ही बताया था कि इसका चार्ज कितना होता है, इसका मास कितना होता है। ठीक है, और यह भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन के मास से ये 1837 गुना ज्यादा होता है। आगे ध्यान दीजिएगा, लेकिन इनको क्रेडिट नहीं मिल पाया था गोल्डस्टीन को प्रोटॉन की खोज करने के लिए, प्रोटॉन को डिस्कवर करने के लिए गोल्डस्टीन को इनको क्रेडिट नहीं मिल पाया था। फिर आगे क्या हुआ, फिर आगे बात यह की गई कि भाई साहब अगर आपने प्रोटॉन को बता दिया ऐसा है, इलेक्ट्रॉन को बता दिया ऐसा है, तो आप ये भी बताओ कि एटम में कहाँ पे ये प्रेजेंट है, इसका पोजीशन क्या है। ठीक है, तो पोजीशन को बताने के लिए शुरुआत में प्रयोग किया गया, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया गया, मतलब शुरुआत एक्सपेरिमेंट नहीं है, प्रेडिक्शन है, ये मनगढ़ंत कहानी है, कथन है। किसने दिया था, थॉमसन, जे थॉमसन ने दिया गया था, मतलब जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। बोला गया प्लम पडिंग मॉडल, क्या बोला गया, प्लम पडिंग मॉडल। यानी कि आप जो बीज, जो तरबूज देखते हो ना, तरबूज का जो लाल वाला भाग होता है, खाने वाला भाग, उसको आप पॉजिटिव चार्ज मान लो, और जो बीज धसे रहते हैं उसको इलेक्ट्रॉन्स मान लो। तो ऐसे ही एटम्स में होता है। और इसी प्रेडिक्शन पे उन्होंने बता दिया, अपनी इसी कथनी पे उन्होंने बता दिया कि
एटम्स नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, पर ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फिर सारी बातों को प्रूव करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन्स कहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं और प्रोटॉन्स कहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, इस बात को प्रूव करने के लिए रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था, अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा पसंद आया होगा, मतलब बहुत अच्छा लगा होगा, आपको पसंद आया होगा। आपने इस वीडियो को जरूर लाइक किया होगा, प्रॉपरली पूरे लेक्चर को अटेंड किए होंगे, लेक्चर में कहीं लैग नहीं किए होंगे आप लोग। ठीक है ना, स्किप नहीं किए होंगे, सारा कुछ प्रॉपर वे में आप लोगों ने अटेंड किया होगा। मैं ऐसा आशा कर सकता हूं आप लोगों से, और यह भी आशा कर सकता हूं कि आप लोग अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, इस YouTube फैमिली को बढ़ाने के लिए आप लोगों ने जरूर ही अपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। ठीक है, मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को ओके बाय।